नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात राजनीति से जुड़ी उस तस्वीर की जिसको लेकर चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान दिखता नजर नहीं आता। हम बात कर रहे हैं राजनीति की उस धुंधली तस्वीर की जिससे जिनको हम अपना आदर्श मान सकते हैं उन्हीं को लेकर सवाल उठते हैं। यहाँ अलग अलग मामले हैं जो हाल ही के दिनों में पूरे देश भर में आए हैं। ताजा मामला यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री अलग अलग शिकायतों में घिरते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में फोन टैपिंग, नोट के बदले वोट का मामला है। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। हालात इस तरीके के पैदा कर दिए। अलग अलग इस तरीके की और भी घटनाएं हैं जो हो सकता है कि जब तक ये चर्चा खत्म हो, जब तक एक और मामला कहीं सामने आ जाए। तो इस तरीके के मामलों का समाधान क्या है, कैसे है और कब तक हो सकेगा? क्या हम मान लें कि राजनीति की बेहतर तस्वीर ही हमें दिख पाएगी, खासकर तब जबकि खुद प्रधानमंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया, ये वादा किया कि जो राजनीति से जुड़े तमाम लोग हैं उनके खिलाफ मामलों में 1 साल के भीतर भीतर फैसला आ जाना चाहिए। हालांकि वो भी एक अदालती मामले के तौर पर चलता रहा, अदालत की अपनी टिप्पणियां आई, लेकिन स्थितियां सुधरेंगी कैसे और इस तरीके की घटनाओं का मतलब क्या है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी, ये भी समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो राजनीतिज्ञों का भ्रष्ट आचरण ऐसे ही होता रहेगा, ये सामान्य बात है। जब हम खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीप छोकर साहब, आप संस्थापक सदस्य हैं एडीआर के। एडीआर वो संस्था है जो बताती है कि हमारी राजनीति और हमारे माननीय किशोर जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी, आप राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र के। बहुत बहुत स्वागत है राजकिशोर जी आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानेंद्र जी आपका भी कार्यक्रम में। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप जी भी। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे इन तमाम पहलुओं को, वो किस तरीके से आंकते हैं। डॉक्टर विक्रम सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ फर्जी डिग्री का मामला, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है कि कानून मंत्री के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप, और अब आरोप ना कह के अगर ये कहा जाए कि ऐसे अकाट साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके द्वारा अपनी डिग्रियों का फर्जीवाड़ा किया गया। और अभी अभी स्टूडियो में आने के पूर्व ये भी पता लगा है कि शायद उनकी पत्नी ने भी उनके ऊपर, वो दूसरे विधायक हैं सर जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर, अच्छा, मामला एक ही जगह तक केवल खत्म नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग माननीय हैं, अलग अलग मामले हैं। अब एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए कि जो लोभ और लाभ की जो अंधी दौड़ है ये अपनी पराकाष्ठा पे कब पहुंचेगी। पहला कारण कि क्या हमने जो हमारी जो जुडिशियल व्यवस्था है, अपराध का पंजीकरण, उसका अच्छा अनुसंधान और उसमें दंडात्मक प्रक्रिया में क्या पूरी अभिरुचि के साथ, पूरे मनोयोग के साथ दंड दिलवाया है। आप देखेंगे कि दंडात्मक कार्रवाई नगण्य हो गई है। अगर आपने इकबालिया बयान कोर्ट में नहीं किया है आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा नहीं मिलेगी, आदमी एम्बोल्डन होगा। एम्बोल्डन होगा तो ये समझेगा कि हमारे भागने के तमाम रास्ते हैं, हमारा कुछ होगा नहीं अगर हम साधन संपन्न हैं। शायद इस दृष्टिकोण को लेकर के आदमी एकदम से इतना ज्यादा बोल्ड हो जाता है कि इस प्रकार। और ये जो न्यायपालिका की जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं सर, ये हर व्यक्ति पर लागू होती है या जो रसूख वाले लोग हैं उन पर ये ज्यादा लागू होती है? रसूख वाले लोगों पर ज्यादा लागू होती है क्योंकि उनके पास तमाम संसाधन है। गवाहों को तोड़ मरोड़ करना, विवेचना को प्रभावित करना, जुडिशियल प्रोसेस को खींच देना, ये सब संसाधन उनके पास उपलब्ध है। एक रिपोर्ट सर देख लेते हैं, हमारे सहयोगी सूरजमोहन झा की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जानकारों से भी उनके पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा जब उसके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को दिल्ली पुलिस ने नकली लॉ डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया। बाद में जिला न्यायालय ने जितेंद्र तोमर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जहां भी जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। जहां आम आदमी पार्टी इसे केंद्र की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं।
जो केजरीवाल साहब बार बार बात करते हैं, बहुत क्लियरिटी की, बहुत ट्रांसपेरेंसी की, और इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनको इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, पहले से ही उनको उनका त्यागपत्र दिलाना चाहिए था। और आज पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो सरकार को इसमें कॉपरेट करना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो बड़ी नैतिकता की बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब कहां गई उनकी नैतिकता? क्यों नहीं उन्होंने उसको पहले से इस्तीफा करवाया? जैसे ये मामला सामने आता और जांच हो जाती, ठीक निकलता तो वापस आ जाते। अब जब पुलिस ने अरेस्ट करा है और केसेस जाहिर बात कर दिए तो मामला बहुत सीरियस है। शिकायतकर्ता रिपुदमन भारद्वाज ने गिरफ्तारी का स्वागत किया। ये न्याय की जीत है और ये जो केजरीवाल की सरकार है, इस सरकार के मुंह पर एक ये अदालत का तमाचा है। जिस प्रकार एक फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति को इन्होंने मंत्री बनाया, झूठे आदर्शों की ये बात करते हैं, आज मुझे लगता है कि आज अदालत ने न्याय किया है। इस गिरफ्तारी ने राजनीति में भ्रष्टाचार के एक और मामले की तरफ इशारा किया है। अब देखना है शुद्ध राजनीति का सपना कब पूरा होगा। सूरज मोहन झा, लोकसभा टेलीविजन। जगदीप सर, आपसे समझना चाहूंगा सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च अदालत की भी एक टिप्पणी आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को तय करना है कि वो अपनी कैबिनेट में किस तरीके के लोगों को शामिल करते हैं। देखिए, ये मामला और इससे पहले के मामले, ये सब बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। जैसे डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने कहा, इन्होंने तो कहा कि न्यायपालिका और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कमी है जी। मेरा ये मानना है कि देश के किसी भी सिस्टम में कमियां खत्म नहीं होंगी जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में कमियां खत्म नहीं होंगी। कानून को लागू करने के लिए संस्थाएं हैं जी, उन संस्थाओं के ऊपर भी पॉलिटिकल कंट्रोल है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर सकता जब तक राजनीतिक दल कानून के दायरे में नहीं आते। ये तथ्य है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है कि राजनीतिक दल अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। ठीक है। आरटीआई में 6 राजनीतिक दलों ने सीआईसी को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। सीआईसी ने ये कह दिया अपने फैसले में कि हम राजनीतिक दलों पे अपना फैसला लागू नहीं करवा सकते। जी बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट फैसले करती है कि 2 राजनीतिक दलों ने एफसीआरए का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जी। राजनीतिक दल जब तक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। ठीक है। और यहाँ उसको कानून के दायरे में लाने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं वो ही कानून बना सकते हैं। यहाँ कुछ विवेक की उम्मीद की जा सकती है क्या कि अब आप अपनी जब कैबिनेट तैयार कर रहे हैं, आप अपने मंत्रियों की टीम तैयार कर रहे हैं, तो पहले कम से कम देख लें एक बार बायोडेटा कि भाई कौन कौन किस तरीके के लोग हैं, क्योंकि यहाँ शायद इस मामले में बचा जा सकता है। पिछले 2002 से हम देख रहे हैं ये हर कैबिनेट में ऐसे मंत्री होते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस होते हैं। जी। ये कहा जाता है कि ये तो दफा 144 वाले हैं, फलाने हैं, ढिमके हैं, लेकिन बहुत सी कैबिनेट में ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ काफी संगीन मामले होते हैं। इस कैबिनेट में भी हैं, हर स्टेट की कैबिनेट में हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। इसमें अगर विवेक की कोई गुंजाइश होती तो मैं समझता हूं अब तक कई बार हो चुका होता। लेकिन राजकिशोर सर, आम आदमी पार्टी बाकी उन तमाम राजनीतिक दलों से अपने आप को अलग रखती रही है और कई मौकों पर साबित करने का प्रयास भी किया है। इस तरीके की घटनाएं आपको लगता है कि अब आपको भी, आप मतलब आम आदमी पार्टी को भी उसी पंक्ति में लाकर खड़ी कर देती है? हाँ, देखिए अनुराग जी, राजनीति से इतर अगर मैं देखूं तो सवाल आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी, ये पार्टी जिस मुद्दे पर आई, एक व्यक्ति या दल के तौर पर उसको मत देखिए, एक विश्वास था, एक ट्रेंड था, वो टूट रहा है तो एक राजनीतिक दल का नुकसान नहीं है जी। क्योंकि उसका जब अन्ना मूवमेंट हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, तो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हुए। अब ये बात बार बार जो उस समय लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन का फायदा उठाया और उनका लक्ष्य शुरू से सत्ता मात्र था, तो एक जो उम्मीद बंधी थी कि नहीं, एक जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, वो सत्ता पलट सकता है, उसके पास ये ताकत है, लेकिन सत्ता किसके लिए पलटेगा? क्या वो सिर्फ इस्तेमाल होगा?
अब आप बताइए कि जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे जी। हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हो सकता है उसमें राजनीति हो, मैं ठीक इससे है। इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्या जितेंद्र तोमर का एक जो मंत्री जिसको आप कानून बता रहे हैं, अगर वो फर्जी डिग्री का मामला था तो क्या जरूरत थी? 67 विधायक आपके पास थे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी व्यक्ति को बनाना है जिस पर आरोप लगाया गया है? आप इससे बच सकते थे। ठीक तो है। आप अपनी राजनीति के लिए ना सही, जो लाखों लोगों ने उम्मीद जगाई थी उस पर आप ये फैसला ले सकते थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिद लग रही है इसके पीछे, और इस जिद में नुकसान सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं हो रहा जी। है, उस पूरे मूवमेंट का हो रहा है, बिल्कुल। जो एक शुचितापूर्ण और एक करप्शन मुक्त व्यवस्था की जो लोगों ने कल्पना की थी, वो पूरा मिथक यहां टूटता दिखाई ठीक पड़ है, रहा लेकिन आम आदमी पार्टी कह सकती है कि देखिए जिस दिन गिरफ्तारी हुई हमने उसी दिन शाम तक आते आते इस्तीफा दे दिया। ऐसा बाकी राजनीतिक दलों में नहीं दिखता है कि मंत्री इस्तीफा तुरंत दे दे, वो उसी बात पर अटका रहता है कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या इसको प्रतीकों के तौर पर नैतिकता के संदर्भ में समझा जाए? बहुत एहसान किया, हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस्तीफा ले लिया। भाई ये तो अब उनके पास चारा भी नहीं बचा हुआ था। जब उनको ये पकड़ देना ही लिया, था। गिरफ्तार कर दिया, तो उनको लेना ही था, उसमें वो बच नहीं सकते थे। जब कोर्ट ने भी 4 दिन की रिमांड दे दी, तो उसके बाद अब उनके पास क्या एक्सक्यूज बचता है? कोई उनके पास कोई अब चारा बचा नहीं था। बेहतर होता कि जब आरोप लगा था उसी समय वो इस्तीफा लेते और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहते। और वो जो राजनीति होता क्या कि हर विपरीत चीज जो सवाल उनके ऊपर उठता है उस पर वो राजनीति करने लगते हैं। इससे पहले ये क्या नाम है इनका, अभी जिनकी चर्चा हो रही थी, सोमनाथ भारती, उनके ऊपर भी जब मामला आया तो उनके समर्थन में आप खड़े हो गए। तो नहीं, जो मैं कहूंगा वही सही है, जो हमारी कमेटी कहेगी वही सही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं नगण्य है। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी, मैंने फिर कहा ठीक है कि किसी एक दल के लिए नहीं, ये पूरी व्यवस्था के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल ज्ञानी जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो राजकिशोर जी कह रहे हैं कि वो जो एक जिस तरीके की मुहिम थी, जिस तरीके का आंदोलन था, और यहाँ नरेंद्र तोमर अकेले नहीं है। मैं सिर्फ अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बाकी राजनीतिक दलों की स्थितियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ नरेंद्र तोमर के अलावा बाकी भी कुछ विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। किस तरीके से आपको नजर आती हैं ये तस्वीर, और जो आरोप भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है वो भले ही राजनीति के लिहाज से हो कि राज्य के मुखिया आंखें मूंदे हुए आखिर क्यों हैं, इस सवाल में क्या कुछ दम आपको नजर आता है? देखिए, जो सबसे पहले जो डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने जो बात कही कि जब आपका बाकी सिस्टम इंक्लूडिंग जुडिशरी वो लैक्सिटी अपना लेते हैं तो धीरे धीरे फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। वो सिर्फ राजनीति से जुड़े क्षेत्रों में नहीं आती, बहुत सारे और क्षेत्रों में भी आती हैं। तो वो उस विषय को आप पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरी, मैं पार्शली इस बात से भी सहमत हूं जो छोगर साहब ने कही कि राजनीतिक दलों को भी किसी न किसी मर्यादा में तो रहना ही होगा। ये कोई शक नहीं कि वो मर्यादा लिखी पढ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अंततः डेमोक्रेसी है, जनता को ही फैसला करना है। जहां तक अब ये बात आती है जितेंद्र सिंह तोमर की, तो अभी राजकिशोर जी कह रहे थे जैसे, देखिए इसको या बाकी पार्टियों को भी जोड़ लें, बाकी पार्टियों की बाकी घटनाओं को भी जोड़ लें, 2 बातें आती हैं। नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति नेता, विधायक, सांसद या मंत्री कैसे बनता है, उसको उसके वहां तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रक्रिया के जरिए आप नेता बनते हैं, अगर आप एक लंपट होने के नाते, एक पैसा कलेक्ट कर सकने वाले के नाते, एक गुंडे कलेक्ट कर सकने वाले के नाते, एक किसी कास्ट पे इन्फ्लुएंस रखने के नाते अगर आप नेता बनते हैं, फिर तो ये सब होगा। ठीक है, फिर ये सामान्य पहली बात, आपने किस प्रोसेस के जरिए आए। दूसरी बात, जैसे मैं ऐसे भी नहीं होता हूँ, लोगों को जानता हूं जिनके बारे में एक समय था, मैं खुद भी प्रभावित था इस बात से कि वो जीवन में कभी कोई चीज नकारात्मक कहते ही नहीं। उन्हें अगर दाऊद इब्राहिम भी मिल जाएगा तो वो ये कहेंगे कि यार कुछ भी कहो, उसके हेयर कट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव ही दिखता था। बाद में मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि वो प्रोफेशनल चमचे हैं बेसिकली। ठीक है, उनका पेशा ही है, उनका पेशा ही यही है, और वो राजनीति में अपेक्षाकृत काफी सफल रहे। तो अगर राजनीति में आगे बढ़ने की प्रक्रिया चाटुकारिता होगी, करप्शन होगा, गुंडागर्दी होगी, या किसी भी और तरह की कोई और चीज होगी, तो आपको हर मोड़ पे कोई ना कोई जितेंद्र सिंह तोमर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आंदोलन, संघर्ष, जनता के मुद्दे, ये सब बातें हैं। ये मैं इसी पॉइंट को जो राजकिशोर ने छोड़ा कि क्या आपने उस अन्ना आंदोलन को असर करके और अब एक एरोगेंस की स्थिति अपना के, अहंकार की स्थिति अपना के सब चीजों को मटिया मिट नहीं कर दिया। यस, प्रोसेस क्या थी? किसने जाना था कि अरविंद केजरीवाल, जिसको आप चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी जिस व्यक्ति, क्या आप जानते थे कौन है? ठीक है, तो प्रोसेस जो थी ना, प्रक्रिया जो पद तक पहुंचने की, वो उतनी पकी हुई, उतनी परीक्षित नहीं थी जितनी की राजनीति में होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं जाना परखा व्यक्ति। हाँ, तो लेकिन जो जाना परखा है सर, सवाल तो वहां भी उठते हैं ना
जो जाने परखे राजनेता हैं उनके मंत्रालय को लेकर, ये उनके आप मंत्रियों को लेकर भी सवाल बहुत बारीक सवाल उठा रहे हैं। ये बारीक सवाल जाता है नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति पे। नई राजनीति ने, जिसमें बहुत सारी भूमिका तहरीर स्क्वायर की रही, बहुत सारी भूमिका गैर सरकारी संगठनों की रही जिनको प्रेम से एनजीओ कहते हैं, बहुत सारी भूमिका सोशल मीडिया की रही, बहुत सारी भूमिका मार्केटिंग की रही। इस नई राजनीति ने स्थापित राजनीति को जिस तरह से झंझोड़ा है, जिस तरह उसको शेक किया है, वो वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है, या गंभीर विचार का विषय तो है ही। नहीं, गंभीर चिंता का विषय क्यों सर? तमाम लोग तो तारीफ करते थे, लोग कहते थे कि आप बड़ी अच्छी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, हम विचार करेंगे। संसद से तो बाकायदा तमाम लोग सामूहिक रूप से धन्यवाद देते थे, अपील करते थे कि आप अपना अनशन तोड़िए, हम आपके साथ हैं। रात के 12-12 बजे तक कार्रवाइयां चली हैं, मतलब ना 12 बजते और ना। मैं एक शब्द इतना कहूंगा, एक तो जो पहले आपने एक शब्द कहा था कि जितेंद्र सिंह तोमर ने तो इस्तीफा भी दे दिया आखिर, तो ठीक वैसे ही जैसे सप्लीमेंट्री में पास हो जाए तो मिठाई बांटे कि देखो भाई हम तो पास भी हो गए। हाँ। एक बात। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि स्थापित राजनीति भी तो झुकी जा रही थी, तो मैं बहुत प्रतीक रूप में एक शब्द कहना चाहता हूं, जिसको इसका जो अर्थ निकालना हो निकाले, कि नशे की एक दवा होती है, उसका नाम ही एक्सटेसी होता है, प्रसन्नता। ठीक है, लेकिन विक्रम सिंह सर, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर भी उठे हैं। ये कहा गया कि नरेंद्र तोमर को पहले कोई सूचना नहीं दी गई, तो जितेंद्र तोमर को, माफ कीजिए, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। क्या पुलिस प्रक्रिया ऐसी ही होती है और यहाँ आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है? ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। कोर्ट ने भी ये प्रश्न उठाया था और कोर्ट को उठाना भी चाहिए था कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की। एफआईआर होने के मात्र इतने दिन में 90 दिन सीआरपीसी समय देता है आपको विवेचना पूर्ण करने का। 90 दिन का वो 180 दिन हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 90 दिन का वो 15 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकता है। जी हाँ। और अगर आपने कोई अदबदा करके ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दिखाया कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपने कोई प्रतिशोध की भावना से कोई कार्य किया है, तो इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और ऐसे हाई प्रोफाइल केस में वास्तव में जबकि मुलजिम इतना हाई प्रोफाइल है, तो दिल्ली पुलिस भी फूक फूक के कदम रखेगी। ये फूक फूक के कदम आपको नजर आता है सर कि 1 महीने जांच चले और 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो जाए? क्यों ना हो, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो कि हाई प्रोफाइल मुलजिम थे तो आपने गिरफ्तारी नहीं की। ठीक है। आपने अगर उनको गाड़ी में बैठाया अपनी पुलिस में, तो आपने तो गाड़ी में बैठाया, आपने उनको भैंसा गाड़ी में क्यों नहीं भेजा? आगे बैठाया तो आगे क्यों बैठाया? पीछे बैठाया तो पीछे बैठाया, सवाल क्यों किया? हाँ। सवाल तो 100 उठने ही उठने हैं। आलोचना तो पुलिस की नियति है ही है। हाँ। लेकिन आपको ये संतुष्ट होना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये थोड़ा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। कुछ एक क्लास ऐसी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय राजनीति की मौजूदा तस्वीर को। विक्रम सिंह सर, एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर। जो बात इस संदर्भ में तोमर साहब के संदर्भ में आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, वो ये कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो फिर गिरफ्तारी क्यों, मतलब ये आपातकाल वाली स्थिति क्यों है? इस तर्क के पीछे कुछ खास आधार आपको नजर आता है क्या? ये तर्क नहीं, कुतर्क है। क्या हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन स्टे किया? क्या हाईकोर्ट ने एफआईआर एक्सपंज की? आपने इस प्रत्याशा में कि हाईकोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देगा, आपने पता नहीं क्या 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 प्रिज्यूम कर लिया। जब तक निर्णय नहीं आता है, इस प्रत्याशा में पुलिस हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। तब तक जो आरोपी हैं उनके द्वारा किस प्रकार साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए, उनके द्वारा किस गवाहों को तोड़ लिया जाए, इसके लिए पुलिस को वेट नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया, सामयिकी तरीके से किया। ठीक है। अब इसका सर थोड़ा दूसरा पहलू मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप देश के सबसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया रहे हैं, इतनी ही सक्रियता क्या राज्यों के स्तर पर बाकी मामले जो अन्य राजनेताओं से जुड़े हैं उसमें भी दिखती है क्या कि शिकायत के 1 महीने के भीतर भीतर जांच पूरी हो जाए और एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मंत्री की गिरफ्तारी भी हो जाए? आपका बहुत स्पष्ट प्रश्न है, इसका स्पष्ट उत्तर है कदापि नहीं। नॉर्मली ये होता है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। और इस प्रक्रिया में उसी से पुलिस की विश्वसनीयता या तो घटती है या बढ़ती है। पुलिस को चाहिए कि एक सामान्य स्तर की तत्परता जरूर दिखाए, लेकिन अब एक बैंक डकैती हो गई, एक छेड़खानी हो गई, एक हत्या हो गई और ऐसा एक प्रकरण हो गया। ये उम्मीद की जाती है कि आप पूरे मनोयोग से सभी विवेचनाएं
एक ही मानक से हिसाब से करें। ऐसा ना हो कि एक चीज में तो आप बिल्कुल पीछे रह जाएं और दूसरे में बिल्कुल आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें। इस प्रकार की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए कि आप मान के चलें कि सीआरपीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, उसके अनुरूप आपकी विवेचना संपादित की जाए, उसका नियमित पर्यवेक्षण हो और 90 दिन के अंदर सब पूर्ण हो जाए। लेकिन ये आदर्श और व्यवहार में अंतर क्यों दिखता है सर? आदर्श और उसमें व्यवहार में अंतर इसलिए दिखता है कि पुलिस की अपनी आंतरिक प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपको यह मालूम है कि मुलजिम भूमिगत हो जाएगा, साक्ष्य संकलन में कठिनाई होगी, या आपको यह लगता है कि कोई पलायन कर जाएगा, तो आप उसके बारे में ऐसी कार्रवाई करते हैं कि 164 सीआरपीसी के बयानात हो जाएं, मुलजिम और साक्ष्य का संकलन भली भांति हो जाए और उसको टाइमली प्रोड्यूस कर दिया जाए न्यायालय के सामने। ठीक है, ये बात मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर भी लागू होती है क्या? क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी खबरें ऐसी देखते हैं कि कोई विधायक पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहे हैं और वो अलग अलग जगहों पर उपस्थित लगातार रहते हैं। आपके दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह है कि अगर कोई अच्छा व्यावसायिक रूप से दक्ष और जहनी तौर पे ईमानदार पुलिस अधिकारी है, उसके लिए सब मुलजिम बराबर हैं, बल्कि उसकी प्राथमिकता ये होगी कि जितना रसूखदार और पहुंचदार अगर अपराधी होगा उसके ऊपर पहले कार्रवाई होगी। जो सामान्य श्रेणी के अपराधी हैं शायद द्वितीय चरण में उनकी होगी, लेकिन 19-20 का अंतर होगा। और ऐसे अफसर आपके हिसाब से कितने हैं? मतलब जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी संख्या कम है या ज्यादा है? आज आपकी प्रतिभा की बहुत दाद दूंगा और आपने ऐसे सवाल किए, ऐसे प्राथमिकताओं के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। जगदीप साहब, फिर कैसे स्थितियां सुधरेंगी सर? ये तो डॉक्टर विक्रम सिंह ही बताएंगे। जी, इन्होंने गूढ़ हिंदी में जो बातें कह दी, हाँ, कि पुलिस की आंतरिक व्यवस्थाएं या कुछ कहा इन्होंने, हाँ, इंटरनल कंपल्शन मेरी समझ में आया, हाँ, या इंटरनल प्रायोरिटी मेरी समझ में आया। मैं तो जो देखता हूँ, हाँ, आमतौर पे अखबारों में पढ़ता हूँ, उससे यही लगता है कि पुलिस की भी इंटरनल प्रायोरिटी वही होती है जो सत्तारूढ़ पक्ष की होती है। हाँ, इसमें पुलिस के सारे, पुलिस क्या, पुलिस भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई और किसी हद तक जुडिशरी भी आ गई। ठीक है, सब जगह पावर का खेल चल रहा है। हाँ, और ये जो अभी जितेंद्र सिंह तोमर की बात हो रही है, या जितेंद्र कुमार तोमर जो भी हैं, वो मैं समझता हूं उनकी डिग्री फर्जी है और फर्जी हुआ करें। ठीक है, लेकिन डिग्री फर्जी है बहुत लोगों की है। हाँ, और ये नहीं है कि कल मैं कहीं को मुझे बता रहा था कि किसी ने कहा कि इसकी डिग्री फर्जी है, ये पकड़ा गया, तो इसको तो लगाओ। ठीक है, बाकी जो नहीं पकड़े गए या जिनको नहीं पकड़ा वो बैठे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है, मेरा ये मानना है कि जो दिल्ली में ये खेल हो रहा है और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो रहा है, ये कानून की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक संघर्ष है। इट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली पुलिस को कम से कम आप भी कुछ साधुवाद, धन्यवाद देंगे क्या कि चलो आपने कम से कम एक मामले में तो अति सक्रियता दिखाई? मैं ना दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दूंगा, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को धन्यवाद दूंगा, और ना केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दूंगा। ये वो कहते हैं दो हाथियों की लड़ाई होती है, तो घास तो पिसता ही पिसता है। ठीक है, तो यहाँ तोमर घास है क्या? तोमर तो घास है कि नहीं है, जनता तो घास है। जनता घास, ये बात काफी तोमर पिसेंगे नहीं, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, ये तो अभी शोर मच रहा है, तोमर वहीं के वहीं रहेंगे। जितने और राजनीतिक घूम रहे हैं, तोमर भी नए हैं, लेकिन है तो राजनीतिक ही। ठीक है, फंसने वाले नहीं है। राजकिशोर जी, ये जो बात यहाँ पर जगदीप जी कह रहे हैं, आपको लगता है ये बात बहुत अहम है दिल्ली के संदर्भ में भी कि जनता कहीं पिस रही है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो कुछ चल रहा है, FIR और अलग अलग मामलों का जो संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष, उसमें भी जनता कहीं पिस रही है। मैं देख रहा था लू से ही 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है देश भर में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा, और वहां मामला चल रहा है कि वोट के बदले कितने नोट लेंगे या नहीं लेंगे। दरअसल पहले तो मतलब चूंकि अब जगदीप जी का इतना अनुभव है, मैं क्या कहूं, मतलब जितना पक कर निकले हैं, चीजों को देखा है, चूंकि पहली बार उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो हमारे माननीयों के बारे में एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाती है। उसके बाद वो अपने अनुभव से कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो मतलब मानना ही पड़ेगा। ठीक बात। लेकिन मैं चूंकि अभी युवा हूं तो थोड़ा सा आशावादी हूं, मानता हूं कि मजबूर किया जाएगा, कुछ होगा। आशावादी ना होता तो ये काम बंद कर देते। ठीक है, राजकिशोर जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में राजकिशोर जी माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब जुड़ गए हैं, जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं। कश्यप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सर राजनीति की मौजूदा तस्वीर की। दिल्ली में एक मंत्री को फर्जी डिग्री मामले
में गिरफ्तार किया गया है। दूसरे एक विधायक हैं जिन पर घरेलू हिंसा उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो कुछ चल रहा है आपके जहन में है। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री पर एक व्यक्ति को जान से मारने की जो एफआईआर है वो लॉन्च हुई है। इन तमाम चीजों को सर कैसे आप देखते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय राजनीति की तस्वीर, खासतौर से जो हमारे माननीय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तस्वीर कुछ सुधर सकती है क्या? देखिए, जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और देश की जनता के साथ घोर अन्याय है। संविधान के ऊपर भयंकर आघात है, संविधानवाद का हनन है और बहुत आशा नहीं लगती जी कि जल्दी में कोई सुधार होगा। मूल समस्या भ्रष्टाचार की है जी, और भ्रष्टाचार के पीछे मूल समस्या ये है कि राजनीति देश की या जनता की सेवा करने का माध्यम नहीं रही। वो जनता को लूटने का, पैसा बटोरने का, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का माध्यम बन गई है। और जब तक ये स्थिति रहेगी जी, तब तक सुधार बहुत संभव नहीं दिखाई देता जल्दी में। ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। यहाँ दिल्ली में मंत्री की गिरफ्तारी के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, आपत्ति दर्ज कराई गई कि उनको बिना सूचित किए ये गिरफ्तारी करना गलत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि स्पीकर को पहले परमिशन स्पीकर से ली जाए या स्पीकर को पहले सूचित किया जाए, उसके बाद किसी विधायक या मंत्री को गिरफ्तार किया जाए? क्या यही संविधान कहता है? नहीं, देखिए, प्रावधान ये है जी कि गिरफ्तार करने के बाद, पहले नहीं, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर स्पीकर को सूचित किया जाना चाहिए। गिरफ्तार करने के लिए कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल लॉ में सब बराबर हैं। कोई मंत्री, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। हाँ। केवल इतना है कि स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, वो ये कि जो मौजूदा सरकार है इस समय भी काफी जोर दिया गया है इस बात पर कि कैसे राजनीति में सुधार लाया जाए। हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में जो सर्वोच्च अदालत है वो भी काफी सक्रिय दिखी है राजनीति में सुधार लाने के संदर्भ में। उसके बाद भी हालात जस के तस ही नजर आते हैं। 16वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या 14वीं और 15वीं के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ी है। राज्यों के स्तर पर भी लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं। पहल कौन करेगा और कैसे करेगा सर, और करेगा भी या नहीं? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है जी, और मैं समझता हूँ जयदीप जी आपके पास बैठे हैं जी, वो सब गहराई से इसका अध्ययन कर चुके हैं, जानते हैं। मूल समस्या मेरे विनीत मत में ये है कि राजनीति, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करना, कोई भी राजनीतिक दल चलाना, उसके लिए सैकड़ों टन और मन रुपए की जरूरत होती है। वो रुपया कहाँ से आए? हाँ। वो अधिकांश ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी जनरेट की जरूरत पड़ती है राजनीति के लिए जी। और जब आपको करोड़ों रुपया चाहिए राजनीति करने के लिए, हाँ। तो भ्रष्टाचार होगा ही, काला धन होगा ही। तो ऐसी स्थिति में जब राजनीतिक नेता क्रिमिनल्स के ऊपर डिपेंड करते हो, तस्करों के ऊपर डिपेंड करते हो अपनी राजनीति चलाने के लिए, तो ऐसे में आप क्या आशा कर सकते हैं? सर, आपको संसदीय व्यवस्था का बहुत लंबा अनुभव है। इसको बदलने के लिए सबसे पहले निर्वाचन व्यवस्था में मेरे विनीत मत में सुधारों की आवश्यकता है। निर्वाचन व्यवस्था में आप कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, आपको बहुत लंबा संसदीय व्यवस्था का अनुभव है। जो युवा दर्शक देख रहे होंगे, एक ये धारणा बनती है कि नेता मतलब वही सब जो हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्या पूर्व में भी जो हमारे तमाम माननीय थे वो सब इसी पृष्ठभूमि के रहे हैं, या ये हालात पिछले कुछ वर्षों में ही बिगड़े हैं, तेजी से बिगड़े हैं? नहीं, इसमें पहले ऐसा नहीं था जी। जैसा मैंने इशारा करने की कोशिश की। राजनीति अब
माध्यम हो गई है जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का। पहला ऐसा नहीं था। अभी 16वें आम चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या सुधार होते हैं, देखना बाकी है। लेकिन अभी तक का जो हमारा पिछले 30 साल का लगभग अनुभव है जी, उसमें राजनीति की दिशा और दशा बिल्कुल बदल गई। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा कि पहली ही लोकसभा से नेहरू जी और मावलंकर के समय से मैं संसद से जुड़ा रहा, लोकसभा से जुड़ा रहा। तो उस समय जो संसद में आते थे वो कुछ त्याग करके आते थे, कुछ सेवा करने के लिए आते थे। उनके पीछे स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि थी और ऐसा बिल्कुल नहीं था जो आजकल होता है। एक पहली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट में एक मेंबर थे जी, जो उन्होंने 2500 रुपया सवालों के लिए ले लिया। तो पंडित नेहरू जिनकी पार्टी के वो सदस्य थे, उन्होंने खुद एक मोशन मूव किया कि इनको एक्सपेल किया जाए और उन मेंबरों को अपनी मेमोरी छोड़नी पड़ी उस 2500 रुपए के लिए। ठीक बात है। ये 2015 ये अपवाद होता था, कोई ऐसा निकला है। लेकिन ये पिछले 10-12 साल का जो तमाशा हमने देखा जी, ठीक बात है। ये ऐसे अपवाद कम से कम 2015 की राजनीति में तो देखने को नहीं मिल सकते राजकिशोर सर, कि खुद पार्टी के मुखिया या देश के मुखिया अपनी तरफ से पहल करें और वो कहें कि अपने इस पार्टी के सांसद को निकाला जाए। निश्चित रूप से जिस हाई मोरल पेडेस्टल पे और जिस तरीके के व्यक्तित्व थे वो लोग, उस समय जो चीजें हुई और परिस्थितियां भी बदली हैं, लेकिन ये कह देना कि मतलब आज की राजनीति में कोई भी ईमानदार नहीं है, ये भी मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा जाती होगी। मतलब अगर 8-8, 9-9 बार, 7-7 बार, 3-3, 4-4, 5-5 बार अगर लोग मैंडेट लेकर आ रहे हैं तो कुछ तो खूबी होगी ना। आप पूरी तरीके से किसी को खारिज नहीं कर सकते। और एक बात और माननी पड़ेगी, एडीआर भी कहता है कि हर 3 में से 1 पर आपराधिक मामला है, यानी 2 कम से कम। हाँ, और उसमें भी कितने हीनियस क्राइम और कितने, जैसा कि अभी साहब कह रहे, तो मतलब इस तरीके से बहुत जनरलाइज करना भी बहुत उचित नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि अगर संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें जो सबसे बड़ा काम है वो कर सकती है जनता ही। वो चुनकर आती, लेकिन जिन लोग को चुनकर आती, जिनको फैसला लेना होता है, वो वहां पर अपना आधिपत्य समझने लगते हैं। वो जनता के सेवक की बजाय वो चक्रवर्ती सम्राट की तरह जो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो ऑप्शन का भी एक चक्कर है, रेड कॉन्स्टिट्यूंसीज करके कुछ बताएंगे जगदीप सर, समझा दीजिए एक बार जरा दर्शकों को। नहीं, देखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमतौर पे 2 सीरियस कैंडिडेट होते हैं। कभी 3 हो जाते हैं, यूपी में 4 हो जाते हैं जी। अगर चारों कैंडिडेट ही आपराधिक पृष्ठभूमि के हों, सीरियस नॉन सीरियस की बात अलग है। जब तक इंडियन पीनल कोड जैसा है वैसा है, जब तक वो बदला नहीं जा सकता, तो जो एफिडेविट में वो लिख के देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जी, उसमें अगर 3 कैंडिडेट एक सी पृष्ठभूमि के हैं तो वोटर क्या करेगा? ठीक बात है। हम लोग एक ये जो अनुराग जी कह रहे थे, हम लोग रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी निकालते हैं, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें होती है, तो वोटर क्या करेगा? मतलब बचा ही क्या फिर उसके पास? इसीलिए मैं कह रहा था, और कश्यप साहब ने भी ये इशारा दिया, जो राजनीतिक दल हैं उनका एक कुछ तरीका होना चाहिए कि किस तरह के लोगों को टिकट दे सकते हैं। ठीक है। चुनावी प्रक्रिया वहीं से शुरू होता है, आप नहीं होती। चुनावी प्रक्रिया कानून के अंतर्गत होती है। कानून संसद में बनते हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एफिडेविट देने चाहिए, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। संसद ने कह दिया नहीं देने की जरूरत है। जो काम कानून की व्यवस्था से या किसी और तरह से कोशिश होती है, संसद उसको मना करती है। ठीक है, तो कैसे सुधार होगा? ठीक है राजकिशोर जी, आप बस बिल्कुल। मैं अभी जो दोनों वरिष्ठ अग्रज हैं, विक्रम सिंह जी और चोकर साहब, जो इन लोगों ने बात कही, मैं इन्हीं दोनों की बातों से आगे बढ़ता हूं। विक्रम सिंह ने शुरुआत में एक जो बात कही कि पुलिस की प्रायोरिटीज क्या होती हैं कार्रवाई की, जो बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई करना पहले इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम लोग को संदेश जाता है, सबक जाता है। क्योंकि बहुत निचले आदमी पर आप कर रहे हैं तो वो गया आया हो गया, लेकिन फर्जी डिग्री का मामला हो सकता है इसमें कुछ लोग को अतिरंजित भी लग सकता है। लेकिन अगर इस तरीके के फैसले हो रहे हो और लगातार बड़े कुछ लोगों पर कार्रवाई हो,
हालांकि वो राजनीतिक प्रतिशोध से ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर बड़े लोगों पर अगर कार्रवाई हो तो इसका एक मैसेज जाता है समाज में। ठीक है, लेकिन ऐसे मैसेज सर पुलिस के द्वारा बहुत कम दिए जाते हैं। हाँ, तो उसकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उसको दिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल। यहाँ राजनीति इस लिहाज से भी बदली है क्या ज्ञानेंद्र जी, जो बात अभी सुभाष कश्यप जी बता रहे थे पंडित नेहरू के संदर्भ में, यहाँ स्थिति अब दूसरी है। यहाँ अगर आपकी पार्टी के किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आप उसके बचाव में कहीं ज्यादा और आक्रामक जैसे हो जाते हैं। मतलब आपकी कोशिश ये होती है कि जो शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ कैसे और ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए जाएं, कैसे उसके खिलाफ आंदोलन एक नया शुरू कर दिया जाए। वो आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है, वो दिल्ली में भी दिख रहा है। वो एक भावनात्मक जो होता है राजनीति में इमोशनल क्वेश्चन पे खेलने की कोशिश होती है। शब्द आपने कहा, आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है, दिल्ली में भी दिख रहा है। सबसे पहले ये तब देखा था, मतलब अभी रिसेंट हिस्ट्री में, जब आंध्र प्रदेश के लोग दिल्ली में नेता थे जी, पीवी नरसिंह राव। जब हर्षद मेहता ने आरोप लगाया तो कांग्रेस ने मीटिंग बुला के, मैं पार्टी का नाम लेके कहना पड़ेगा, कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी देयर, मीटिंग बुलाकर यह फैसला किया कि हम इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना के लड़ेंगे। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात जो अभी कश्यप साहब ने बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूं, गुणा भाग हो जाता है। मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूं जो कश्यप साहब ने बात कही, जो आपने प्रश्न किया कि क्या, जो अभी राजकिशोर जी से आपने सवाल किया। देखिए, जब से आप न्यू लिबरल दुनिया में रहने लगे जी, तब से जो कश्यप साहब ने कहा ना, हर आदमी तुरंत करोड़पति बनने के लिए पॉलिटिक्स को एक शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जो बात छोकर साहब कह रहे थे कि भाई आप किस तरीके से आप नेता बन रहे हैं, तो प्रक्रिया के नाते मैंने एक बार कहने की कोशिश की कि पॉलिटिशियन बनने की प्रोसेस क्या है। हाँ, ठीक है। अगर वो प्रोसेस ही उन गलियों से होकर गुजर रही है तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है 3 में से 2 पे केस ना हो, लेकिन बिना पैसे के तो चुनाव एक भी नहीं जीता, इंक्लूडिंग राज्यसभा। ठीक बात है। हाँ, पैसा कहां से आएगा? नेताओं से आप इस बारे में पैसे को लेकर बात कीजिए तो वो उल्टा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब भी आप करोड़पति के चक्कर में पड़े हुए हैं, थोड़ा इससे आप ऊपर उठिए। दिल्ली में आपका मकान है तो आप करोड़पति वैसे ही हैं। मतलब उसको भी अपने, मैं कह रहा हूं करोड़पति नहीं, आप अरबपति हो, खरबपति हो, ईश्वर करे बहुत संपन्न हो, उसमें बुराई नहीं। मैं गरीबी तन और मन जो पैसा आ रहा है, गरीबों की पूजा करने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं सोचता हूं, पर लेकिन वो जो खर्च हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है क्या, या दान खाता है? इन्वेस्टमेंट है सर। जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तब उसका आप रिटर्न मांगेंगे, जब आप रिटर्न मांगेंगे तब आपको उसी गली में वापस जाना। ठीक बात है। 6 महीने बाद अगर कोई चुनाव लड़ता है तो कैसे 4 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, ये आप देख लीजिए। अभी राज्यों में कुछ हलफनामे दिए गए हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के द्वारा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ा समाधान को ही और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे पिछले 6 दशक की राजनीति में तो समाधान नहीं मिला है, अब आगे कैसे मिल पाएगा इसको थोड़ा समझने की कोशिश। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सुभाष कश्यप सर, आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर एक बार फिर, ये स्थिति फिर सुधरे कैसे? राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास और सम्मान का भाव बढ़े आखिर कैसे? क्या ये राजनीतिक दलों को ही तय करना है, संसद को तय करना है, या अदालत को तय करना है? ठीक है, देखिए, मैं 2 छोटी छोटी बात कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये कि राजनेताओं को या मतदाताओं को, दोनों में से किसी को भी दोष देना ठीक नहीं है। राजनीति में भी बहुत अच्छे लोग हैं जी, लेकिन अच्छा होना चुनाव जीतने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। और जिस प्रकार के लोग संसद में आ रहे हैं, विधानसभाओं में आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि वो ही जीत सकते हैं। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास धन बल और बाहुबल है, वो ही करोड़ों करोड़ों रुपया टिकट के लिए दे सकते हैं, वो ही चुनाव में पैसा खर्च कर सकते हैं और वो ही जीत सकते हैं, इसलिए आते हैं। तो सर तस्वीर बदले कैसे? दोष व्यवस्था का है जी। जो आपने सवाल पूछा, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब तक आप व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, जब तक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, एक ही मिसाल मैं दूंगा, जो आप जनता को दोष देते हैं, उन लोगों को चुनने का या नेताओं को दोष देते हैं। सच ये है कि अधिकांश लोग जो चुनकर आते हैं उन्हें जनता ने उनके विरुद्ध वोट अधिक लोगों ने दिए होते हैं, उनके पक्ष में कम वोट पड़ते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ 12%, 15%, 20% वोट लेकर व्यक्ति जीत जाता है जी। उसके विरोध में 80%
80% 85% वोट पड़े हों, हाँ। वो मायने नहीं रखता। उन्हें आप प्रतिनिधि कैसे कह सकते हो, जनता को कैसे दोष दे सकते हो जब जनता ने उनके हर एक के विरोध में अधिक मत दिए। ठीक तो है। ये आपको निर्वाचन व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और लेकिन जब तक क्या आप उसको नहीं जी, बदलेंगे, लेकिन क्या तब तक सर सुधार नहीं होगा। राजनीतिक लेकिन सबसे दलों बड़ा से सवाल ये है जी। कि जो सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, संवैधानिक ढंग से जी। व्यवस्था को बदल सकते हैं, क्या राजनीतिक दलों जो से बदल कुछ उम्मीद सकते की हैं जा व्यवस्था को, हाँ। वो वही लोग हैं जिनका निहित स्वार्थ है न बदलने में। तो मामला सर फिर वहीं आकर अटक जाता है जहां से शुरू होता है, वही फिर मैंने स्थिति निवेदन बदलेगी किया कि कैसे? जो लोग बदल सकते हैं व्यवस्था को, वो वही लोग हैं जिनका निहित स्वार्थ है व्यवस्था को न बदलने में। यहीं पर आकर मामला अटक जाता है, जहां से शुरू होते हैं वहीं पर आकर चीजें अटक जाती हैं। तो क्या फिर हम अदालत की ओर देखें, किसी बड़े मीडिया के द्वारा जन अभियान की ओर देखें, कहां देखें? देखिए अदालत में तो अदालत के बारे में मुकदमा चल ही रहा है, आजकल ही चल रहा है जी। कि अदालत का चयन कैसे हो। मीडिया के बारे में मीडिया पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के बारे में अलग से बात होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। जितनी बात करेंगे वो कम है। वो रहने देते हैं फिर अभी। हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली एक लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी मतदाताओं पे और नागरिकों पे है। हाँ। नागरिकों को ये समझना पड़ेगा और जोर देना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अभी तक हमारे देश में यही चल रहा है। आज सुबह भी मेरे किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जी। आपने भी ये कहा कि नेता करेंगे कि वो करेगी या अदालत करेगी। भाई जनता करेगी, जनता को करना पड़ेगा। कैसे और करेगी सर? आप ही तो बताते हैं कि ये रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज कर रहे हैं ना, नहीं है, कोशिश चल रही है। हाँ। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर राजनीतिक दलों को ये समझ में नहीं आया जी कि उनको शांतिपूर्ण ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, जो भी वो बदलना चाहें। आपको लगता है राजनीतिक दलों को ये समझ में आ रहा है? जो राजनीतिक समझ दल में- अलग राजनीति की बात करती थी, अब तो वहां नहीं, 7-8 नहीं, विधायक हैं ऐसे जिन पर समझ में सवाल है। उनको आना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो राजनीतिक दल, और ये बड़े अफसोस की बात है, जी। राजनीतिक दल खुद खत्म हो जाएंगे और देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक देश में रेवोल्यूशन होगा। अगर उसको रोकना है, हाँ, उससे भगवान तो बचाए। उससे भगवान तो नहीं बचाएगा, हम ही लोगों को बचाना पड़ेगा। ठीक है, हम सब में भी भगवान का कण है। उसको ठीक है, बचाने हाँ, हमें के लोगों लिए को पहल उसको करनी होगी। बचाने के लिए राजनीतिक दलों को जी। ये समझना पड़ेगा कि उनको अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। एक बेसिक बात यह है हाँ। कि पूरे देश में डेमोक्रेसी है। जी। राजनीतिक दल कहते हैं वो डेमोक्रेसी के ठेकेदार हैं। हाँ। किसी राजनीतिक दल में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। एक भी राजनीतिक दल आप बता दीजिए जिसमें डेमोक्रेसी हो। जब तक राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक ये मामला नहीं सुधरेगा। राजकिशोर सर, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ही सर आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र वहां भी दिखता है क्या? और ये आंतरिक लोकतंत्र की झलक थी क्या कि आपके 67 में से कई ऐसे विधायक जिन पर तमाम आपराधिक मामले, मतलब टिकट देने का फैसला हुआ कैसे? नहीं, देखिए, चुनाव जीतते ही अरविंद केजरीवाल ने पहला काम किया। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल अपवाद हो सकते थे, लेकिन दूसरे दलों में सब चल ही रहा था। जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहला काम किया कि जो उनके कद के नेता थे, जो उन पर सवाल उठा सकते थे, उनको पहले ही बाहर निकाल दिया। ठीक है। और कैसे फोन भी आया, टेप आया था, आपको याद होगा। बिल्कुल। जिस तरीके की भाषा भी इस्तेमाल हुई। तो देखिए, लोकतंत्र मतलब एक कहावत कहते हैं ना, खुदरा मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। हाँ। तो ये तो वही बात हुई थी। तो कुल मिला के लोकतंत्र वहां पर तो नहीं है, ये मैसेज सबसे पहले दे दिया गया कि मतलब भाई वो राजनीतिक दल भी अब बाकी राजनीतिक दलों की तरह लगभग है या कुछ अंतर अभी भी नहीं, है? बहुत तेजी में, जितनी तेजी में वो सत्ता तक पहुंचे हैं, उतनी ही तेजी में वो दूसरे राजनीतिक दलों को सारे दूसरे मोर्चों पर भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है। ये आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की सिर्फ बात नहीं है। ठीक बात एक जब 49 दिन की सरकार बनी थी, 49 दिन के बाद वो इस्तीफा देकर गए थे। भारतीय जनता पार्टी चाहती सरकार में आने के बाद तो यहां पर सरकार बना सकती थी, लेकिन वो शुचिता और वो साफ होने का जो एक तमगा लेकर चलना था, जो चलना था, क्योंकि चुनाव उनको करना था, वो सरकार बना सकते थे वहां पर। लेकिन वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वो ऐसा करने की कोशिश उन्होंने नहीं की, क्योंकि एक ऐसा विकल्प था, जो बात अभी छोकर साहब कह रहे थे कि जनता अपने आप बदल लेगी, क्योंकि जनता उस समय दिखाई पड़ रहा था कि एक परिवर्तन के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। तो वो मैसेज था। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस भरोसे को फिर टूटता हुआ मैं देख रहा हूं यहां पर। ये आपको भरोसा मूर्ति टूटता भंजन, दिखता है? बिल्कुल निश्चित रूप से भरोसा, मतलब इसमें कुछ बचा है क्या? आप
जब आप कहते थे कि चिदंबरम के खिलाफ या कपिल सिब्बल के खिलाफ, इवन मनमोहन सिंह के खिलाफ, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ, यूपीए की 10 साल की सरकार में लोकपाल पर जब चर्चा हो तो वहां पर क्यों नहीं अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा, उसका क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट हो रहा, उसका सजीव प्रसारण होना चाहिए, इस तरीके की बात करते थे। लेकिन आपकी जो इंटरनल मीटिंग होगी उसका सजीव प्रसारण नहीं होना चाहिए, उसकी आप कुछ सिर्फ क्लिपिंग्स देंगे। जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि उनको सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो आप कहां के किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ठीक है, इन सब के बीच अगर मामला शून्य आकर वहीं अटक रहा है तो फिर क्या हम अपनी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है और जो पुलिस की व्यवस्था है उससे क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वही अपने स्तर पर किसी किसी मामले में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी सक्रियता दिखाते रहें और 2-4 माननीयों के खिलाफ ऐसी कुछ कार्रवाई करते रहें? क्यों नहीं अनुराग जी, इस पूरी उपसंस्कृति में आप ये मान के चलिए कि ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म काम करता है। आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग ने कई ऐसे अमूलचूल परिवर्तन किए जिससे कि क्रांति आ गई निर्वाचन व्यवस्था में। एक चीज जो अभी भी क्षितिज में दिखाई पड़ रही है कि अगर किसी माननीय के ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके उसको एक सीमित अवधि में उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर माननीय है तो उनके ऊपर उत्तरदायित्व भी उतना ही गंभीर है और ज्यादा है बनस्पत एक सामान्य नागरिक के। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर उनके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और दंडात्मक सर। लेकिन मैंने सुना था पी चिदम्बरम साहब को, जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हमने पुलिस को फुटबॉल बना दिया है। हम मतलब राजनीतिक वर्ग की बात हो रही थी। आपको लगता है वास्तव में यही स्थिति और यही मजबूरी भी है? अवधारणा है और उनकी अवधारणा जो है मैं किस प्रकार से वो कलुषित है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको बहुत गंभीरता पूर्वक न पुलिस अधिकारियों को लेना चाहिए न जनता को लेना चाहिए। फुटबॉल है पुलिस या नहीं है भारत की? आंशिक रूप से बिल्कुल है फुटबॉल। अगर ये कहते फुटबॉल नहीं है तो वो भी औचित्यपूर्ण न होगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये अर्ध सत्य है वो ज्यादा सही प्रतीत होता है। ठीक है। और अगर फुटबॉल अगर 25% भी, अगर 50% नहीं और 75% अगर है तो ये एक अत्यंत देश और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या किसी पुलिस अधिकारी में राज्यों के स्तर पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी राज्य भी, वहां इतनी ऐसी स्थिति आपको दिखती है, इतना साहस दिखता है कि कोई अधिकारी अपने स्तर पर किसी माननीय के खिलाफ जो सत्ता में हो उनके खिलाफ 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करे? ऐसे कितने ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। अच्छा, लेकिन किस स्तर पे? एक जैसे आपकी अवस्था में है वो 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर पुलिस महानिदेशक है जिसको कहें कि उसकी आयु 99.5 वर्ष से कुछ खोना प्राप्त करना नहीं है तो अब उसको सिर्फ विजय ही विजय हासिल करनी है। उनका चलो भाई अब एक है तो ये एक मौका और है वीर गति को प्राप्त करने का, तो चलो इनको भी बंद कर दो। गुणदोष इसलिए नहीं कि ये निर्दोष है, लेकिन अगर दोषी है तो क्यों नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मैंने अपने कार्यकाल में 2 मंत्री, 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और 3 MLAs को जेल भेजा है। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम सिंह जैसे अधिकारियों की अभी और जरूरत है देश में अलग अलग। विक्रम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं ऐसे वो दोषी थे ना सर? जी दोषी थे। ठीक है, फिर मैं ऐसे बहुत पुलिस अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने ये किया है। हाँ। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था आज से 9 साल पहले पुलिस में कुछ सुधार करने के लिए। जी। वो किसी भी स्टेट में वो सुधार लागू नहीं हुआ। हाँ। तो ये मामला जाके रुकता है। और भाई साहब ने कहा, राजकिशोर जी ने, कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की वजह से देश के लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ गया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा मैं आपकी बात को थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। नहीं, बढ़ाइए मतलब उल्टा हुआ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भरोसा था, जो लोग जुड़े थे वो मिथक टूटता हुआ है। वो भरोसा था, लेकिन उससे पहले क्या था ये मैं समझता हूं देश की जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें आम आदमी पार्टी एक फुटनोट भी बन सकती है और एक चैप्टर भी बन सकती है। लेकिन क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन सारा दोष देश में जो अभी गड़बड़ चल रही है आम आदमी पार्टी के सिर पे ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। बाकी राजनीतिक दल भी वैसे ही हैं। अगर ये भी वैसे हो रहे हैं तो भैया हम क्या करें? बस यही एक चर्चा के विषय है कि फिर जब आप बाकी से अलग थे अब तक तो फिर आप वैसे क्यों बन रहे? तो दूसरी पार्टियां भी थी। पहले भी आपने तो सुना होगा, आपकी उम्र इतनी कम तो नहीं है। देयर वाज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। वो क्या हुआ? चुनावी जुमले सिर्फ सबके साथ नहीं, तो वो चुनावी जुमले तो फिर सभी कर रहे हैं। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना, जो जगदीश जी ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 21 जुलाई 2009 को ये कहा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? देश का चीफ जस्टिस अगर इतनी हताशा व्यक्त करता है पुलिस सुधार को लेकर के, आप किस आशा की बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए सर, अभी राजनीतिक सुधार पर ही रहते हैं। पुलिस सुधार पर एक बार विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। सुभाष कश्यप सर, क्या आपको लगता है सर कि माननीयों के लिए जिन पर इस तरीके के सवाल उठते हैं पूर्व में, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जांच को लेकर भी और न्याय को लेकर भी?
नहीं, हमारे संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान समझा जाना चाहिए और कोई विशेषाधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों का नहीं होना चाहिए, सिवाय उनके जो संसदीय कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए। वरना क्रिमिनल लॉ में सब बराबर होने चाहिए और जो वर्तमान कानून है उसमें सबको बराबर माना जाता है। लेकिन इस सबसे हटकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आशावादी हूं और मैं आशा करता हूं कि जो केंद्र में नई सरकार आई है वो व्यवस्था को बदलने में, विशेषकर निर्वाचन व्यवस्था को बदलने में सफल होगी, क्योंकि अगर वो सफल नहीं होती है तो मैं सोचता हूँ ये देश के लिए और जनहित के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और ये अराजकता के लिए न्योता होगा। कैसे सर, आपको कुछ ठोस वजह है जिसके आधार पर आपको ये उम्मीद जगती दिखती हो? क्योंकि ये जिस उम्मीद को आप कर रहे हैं, ये उम्मीद वो है जो पिछले 6 दशक से लगातार बंधी हुई है। नहीं, 6 वर्षों से नहीं, ये 1 वर्ष ही अभी हुआ है जी। 6 दशकों से सरकार को तो 1 ही वर्ष हुआ है अभी जी। मैं 6 दशक कह रहा हूं। 4 वर्ष बाकी हैं, तो इन 4 वर्ष में मैं समझता हूँ व्यवस्था पर जी मैं 6 दशक कह रहा हूँ। हाँ, 6 दशक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो नई सरकार आई है जी 16वें चुनाव के बाद जी, उनसे बहुत आशा है, अभी भी आशा बची हुई है और मैं चाहता हूँ कि देश हित में, जनहित में वो सफल हों, क्योंकि अगर इतना बड़ा जनादेश लेने के बाद और ऐसा नेतृत्व पाने के बाद भी अगर असफलता मिलती है तो फिर देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा और मुझको लगता है कि अराजकता के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार सफल हो, किसी भी पार्टी की हो, उससे मेरा मतलब नहीं है। ठीक बात है, लेकिन कुछ उम्मीद क्या हम कर लें सरकारों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, कि कुछ नए सिरे से सोचा जाए, अगर कहीं कानून की जरूरत है तो वहां कानून पर भी मोहर लगे, ऐसी उम्मीद आपको दिखती है क्या? निश्चित रूप से दिल्ली का उदाहरण सामने है। ये बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया था और अभी जो बात शुक्र साहब ने पता नहीं कैसे उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाला। वो कह रहे थे कि बढ़ा चढ़ा के बात करना और उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लेना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। उसमें मेरा कहने का आशय ये था उसमें कि एक उम्मीदों के तौर पर एक गैर पारंपरिक राजनीति जब जनता पीछे खड़ी हुई थी, तो जब जनता आपके साथ पीछे खड़ी हुई, आप सीधे, आपके पास इतना प्रचंड बहुमत देकर आपको भेजा गया था, आप वहां पर एक बड़ी लकीर खींच सकते थे जो आप खींचते हुए नहीं दिखाई पड़े। इसलिए लोगों का विश्वास टूट रहा। बाकी जो पुराने दल कर रहे थे, उसी पुराने दलों का जो भ्रष्टाचार था, जो एक पारंपरिक एक खोल बना लिया था आपने, तुम हमें पंत कहो हम तुम्हें निराला, उसको तोड़ने के लिए लोग बाहर निकले थे। तो जिस तरीके से केजरीवाल या अन्ना हजारे खड़े हो सकते हैं, वैसे दूसरे लोग भी खड़े हो सकते हैं और ये उम्मीद, मतलब ये सिर्फ एक प्रयोग यहीं पर रुकने वाला नहीं है, कि निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएगा। समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कार्यक्रम खत्म करना है, कुछ उनके ऊपर भी दबाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप साहब आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। राजनीतिक सुधार को 1 घंटे की चर्चा में समेट पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तर्क हैं, पक्ष हैं, जिसके बाद ये बात साफ होती है कि काफी हद तक जिम्मेदारी आप लोगों की भी है जब आप अपना नेता चुन रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझकर फैसला कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, न सिर्फ आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। नमस्कार।